हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज चैम्बर एकेडमी। एचसीएस के एग्जाम्स के लिए जो हमारे जल्द ही आने वाले हैं, जैसे डिक्लेयर भी हो चुका है, एचसीएस के एग्जाम के लिए आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। एचसीएस की हमारी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये क्लास हिंदी की रहेगी। इसके अंदर आज हम एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, यानी कि विलोम शब्द। विलोम कहें, विपरीतार्थक शब्द कहें, उल्टे अर्थ वाले शब्द कहें, तो सबका मीनिंग एक ही होता है। ये ऐसे शब्द हैं जो अपने ही अर्थ के विपरीत होंगे। विपरीत का अर्थ क्या होता है? जैसे हमने कहा सुख, तो इसका विलोम क्या होगा? दुख होगा। तो जैसे सुख दुख अपना है तो क्या कहेंगे? पराया। तो ऐसे शब्द जो अपने ही मतलब के, अपने ही अर्थ के विपरीत हो, उन्हें विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ये शब्द आपके एग्जाम के लिए, एचसीएस के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप प्रीवियस पेपर भी उठाकर देख सकते हैं, अपना सिलेबस चेक कीजिए हिंदी का, जो उसके अंदर भी विलोम शब्द हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आप इनको ध्यान से समझिए और इनको साथ साथ नोट करते रहिए, ताकि ये आपके लिए बड़े ही इफेक्टिव साबित हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द, विलोम का आपको पता ही चल गया होगा। विलोम यानी कि विपरीत, उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो वो कौन से शब्द होंगे? जैसे कि हम कहें हो गया? हाँ जी, आवाज आ रही है, विजिबल है? जो बच्चे हैं सामने वो देखें एक बार और कमेंट करके बताएं क्या विजिबल है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, या कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं है? एक बार अपने इसको रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद दोबारा से आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो कीजिए। हाँ जी, अब विजिबल है, साउंड है सही, आवाज सही समझ आ रही है, सुन रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विलोम शब्द का अर्थ आपको पता चल गया है। विलोम का अर्थ ही क्या है? विपरीत, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द, जो अपने ही मीनिंग के, अपने ही अर्थ के विलोम होंगे, उल्टे होंगे। सिंपल से हम आसान आसान जो वर्ड्स हैं हमारे, शब्दों से शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे हम ऐसे शब्द जो बहुत कम सुनने को आते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। आसान कब रहेगा? जब हम इनके नियमों को और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब सबसे पहले एक सिंपल सा वर्ड लेते हैं। जैसे हम कुछ शब्दों के आगे आ जोड़कर, कोई भी शब्द है उसके साथ हम ए जोड़ दें, तो वो अपने विपरीत अर्थ में प्रकट हो जाते हैं, यानी कि उनका जो मीनिंग है वो विपरीत यानी कि विलोम हो जाता है। जैसे एक सिंपल सा वर्ड कहेंगे प्रसन्न। प्रसन्न का अर्थ क्या होगा? खुश, लेकिन उसके साथ अगर हमने अ जोड़ दिया तो वो बन जाता है अप्रसन्न। तो ये शब्द क्या हो गए? अपने ही अर्थ के विपरीत हो जाते हैं। अप्रसन्न का अर्थ अब क्या होगा? यानी कि खुश नहीं है। धर्म, धर्म के आगे जैसे हम आ जोड़ दें तो क्या बन जाता है? अधर्म बन जाता है, तो भी वो अपने अर्थ का विपरीत हो जाता है। इसी तरह कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ हम अन जोड़ दें तो वो अपने मीनिंग के विलोम हो जाते हैं। जैसे हम कहें अधिकार, तो अधिकार के साथ तो पहले से ही ए जुड़ा हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। इसका विलोम क्या होगा? इसके साथ हम अन जोड़ देंगे, अनधिकार। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो हम आज इस टॉपिक के अंदर यानी कि इस क्लास के अंदर सीखेंगे। भाई कौन कौन से नियम हैं वो समझते हैं। उससे पहले कुछ शब्द ऐसे करते हैं, यानी कि हम एक टॉपिक के अंदर दूसरा टॉपिक साथ में लेकर चलेंगे। जैसे कि एक आपके एग्जाम के लिए, एचसीएस के एग्जाम के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगली क्लास के अंदर हम वो भी देखेंगे। अब कुछ शब्द हम ऐसे यूज करेंगे जो एक दूसरे के विपरीत भी होंगे और वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी वो इंपॉर्टेंट होंगे, यूजफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द। तो हम बात कर रहे हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द कौन से होंगे? विपरीतार्थक शब्द।
जैसे हम सिंपल वर्ड से स्टार्ट करें, हम कहते हैं सुख, बिल्कुल आसान है, सबको पता है सुख का विलोम क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। अगर सुखी कहें तो दुखी, एक ही वर्ड से हम दूसरा भी शब्द तैयार कर सकते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती, सुख, दुख, सुखी, दुखी। अब जैसे हम कहें, हमने एक शब्द लिखा था अनधिकार, एक बार पहले इसको समझिए, ये लिखना नहीं, एक बार पहले इसको समझिए। अब अनधिकार, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर जब हमने संधि की थी तब भी बात हुई थी। अनधिकार का अर्थ क्या है? अधिकार, अधिकार का मतलब क्या है, हमें वो चीज मिली हुई है, अन जुड़ते ही वो चीज क्या हो जाती है, विलोम। तो अधिकार का विलोम क्या हो जाता है, अनधिकार। तो हम कुछ शब्द ऐसे भी करेंगे, जैसे एक शब्द होता है श्री गणेश, श्री गणेश। अब देखिए श्री गणेश का अर्थ क्या होता है, जैसे कि एचसीएस के एग्जाम के लिए आपको पता भी होगा, एक पैसेज भी आएगा जिसको हमें एक सार को के रूप में लिखना है, यानी कि जो आपको पैसेज दिया गया है उसको एक तिहाई में उसको शीर्षक के साथ और उसको शॉर्ट करके लिखना है। तो उसके अंदर भी ऐसे ऐसे वर्ड भी आएंगे जिसकी हमें हिंदी पता होगी, मीनिंग प्रॉपर पता होगा, तो हम इसको छोटे यानी कि संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। तो उसमें भी ये जो वर्ड हैं ये काम आएंगे। श्री गणेश का अर्थ होता है शुरू करना, कहते हैं ना, मुहावरे भी आपके एग्जाम में आएंगे, श्री गणेश करते हैं, आज इस कार्य का हम श्री गणेश करेंगे, तो मतलब इस कार्य की शुरुआत करेंगे। तो श्री गणेश का अर्थ अगर शुरुआत करना है तो इसका विलोम क्या होगा, समाप्त करना। और समाप्त करने को हम क्या कहेंगे, इतिश्री। हमने भी विलोम का जो टॉपिक है उसका श्री गणेश कर दिया है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि हमने इसको शुरू कर दिया है। इतिश्री, इतिश्री का मतलब क्या हो जाता है, समाप्त करना। अगर हम कहें अथ, अथ, अथ का भी मतलब क्या है, शुरू, और अथ का विलोम क्या होता है, इति। ये श्री गणेश शुभारंभ, इति श्री शुभ समापन। अथ मतलब शुरुआत, इति मतलब समाप्ति, यानी कि ये दो वर्ड है, इनका मीनिंग एक रहेगा, इति श्री और इति का अर्थ एक रहेगा। लेकिन जब इनके ये शब्द होंगे तो उसी के हिसाब से इनका आंसर भी हम लोग प्रयोग करेंगे। अब जैसे अगला शब्द हम लेते हैं अज्ञा। अज्ञा का अर्थ क्या होता है, मूर्ख। अज्ञा का अर्थ क्या होता है, मूर्ख होता है। और विज्ञ का क्या होगा, पंडित। प्रज्ञा भी बोलते हैं और विज्ञ भी बोलते हैं। अज्ञा मूर्ख के लिए प्रयोग होता है, प्रज्ञा और विज्ञ ये किसके लिए प्रयोग होता है, पंडित के लिए, यानी कि विद्वान के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इसी से हम कहें, अज्ञा से ही हम शब्द जोड़ दें अल्पज्ञ। अल्प का अर्थ क्या होता है, कम, अज्ञ मतलब जानने वाला, तो अल्पज्ञ का अर्थ क्या होगा, कम जानने वाला, थोड़ा जानने वाला। तो अल्पज्ञ का विलोम क्या कहेंगे, बहुयज्ञ। अल्प मतलब थोड़ा, बहु का अर्थ क्या होगा, ज्यादा, तो अज्ञ बहुयज्ञ, तो ये इसका विलोम हो जाता है, अल्पज्ञ बहुयज्ञ, यानी कि कम जानने वाला और ज्यादा जानने वाला। अब एक शब्द होता है कृतज्ञ। अब कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है, बताइए। एक सेंटेंस आता है, उसका पूछा जाता है, हम वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात कर रहे हैं, एहसान, उपकार या भलाई को मानने वाला कौन होता है, कृतज्ञ। हम जैसे हम कहते हैं ना, हिंदी में हम प्रार्थना पत्र भी लिखते हैं तो भी हम कहते हैं मैं आपका आभारी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा। तो कृतज्ञ का अर्थ ही क्या होगा, एहसान भी, जो आपने मेरे लिए किया है मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, कृतघ्न। तो ये एहसान को मानने वाला, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और एहसान, उपकार या भलाई को जो ना माने तो उसको हम क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। तो ये दोनों भी एक दूसरे के विलोम हैं, और इसका अर्थ ही क्या होगा, एहसान मानने वाला और एहसान को ना मानने वाला। अब एक शब्द होता है आहूत। एक शब्द है आहूत। आहूत का अर्थ क्या होता है, जिसको बुलाया गया हो। क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, पढ़ा होगा पहले, आहूत जिसको बुलाया गया हो। अब इसके साथ हम अन जोड़ दे,
जैसे हमने संधि के अंदर भी सीखा था, वर्णमाला में भी हमने बात की थी, आहूत, और इसके साथ क्या जोड़ दिया, अन। एक बार देखिएगा, आहूत है के ऊपर बड़े उ की मात्रा रहेगी, आहूत, इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, अन। यहां पर आधा न, आधे न के साथ क्या जुड़ गया, आ, तो इसने उसको ना बना दिया। तो आहूत का विलोम क्या हो जाएगा, अनाहुत, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसको बुलाया गया ना हो। तो आहूत, आहूत का क्या हो जाता है, अनाहुत, जिसको बुलाया गया ना हो। अब एक शब्द है उपस्थित, उपस्थित के साथ भी अगर हम अन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, अनुपस्थित। अब अनुपस्थित के अंदर हम अगर कहें संधि विच्छेद क्या होगा, तो भी अन जमा उपस्थित हो जाएगा, या हम इसके अंदर उपसर्ग देखें तो भी वो अन जमा उपस्थित हो जाता है। कैसे हो जाता है, या एक शब्द जैसे हम लिखते हैं उत्तीर्ण, अब उत्तीर्ण है, उपस्थित है, आहूत है, इन तीनों के अंदर सिर्फ हमें क्या जोड़ना है, अन जोड़ना है। अन जुड़ते ही वो शब्द क्या हो जाते हैं, विलोम हो जाते हैं। तो अन जमा उपस्थित तो क्या बन जाता है, अनुपस्थित, क्योंकि जो न होगा उसके साथ हलंत यानी कि वो स्वर रहित होगा। स्वर रहित वर्ण के साथ जब कोई स्वर जुड़ेगा तो वो अपने आप को उसके रूप में ढाल लेगा, यानी कि उसी स्वर के साथ उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। उसी तरह उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब क्या, पास हो गया है। अनुत्तीर्ण, अन जुड़ते ही वो अनु बन जाएगा, उत्तीर्ण तो क्या बन जाता है, अनुत्तीर्ण, जिसको हम फेल बोलते हैं। तो उत्तीर्ण सफल, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल या असफल हम वर्ड यूज करते हैं। तो उसी तरह से जैसे हम कहें आस्तिक, आस्तिक किसको कहेंगे, जो भगवान में आस्था रखता है, ईश्वर को जो मानता है, तो उसको क्या कहा जाता है, आस्तिक। अगर कोई ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, ईश्वर को के अंदर नहीं आस्था रखता, तो उसको क्या कहेंगे, नास्तिक। तो यहां पर क्या जुड़ा, न, न प्लस आस्तिक तो क्या बन जाता है, नास्तिक। यानी कि हिंदी के अंदर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें हम अ, अन और ना जोड़ दे या न जोड़ दे, उपसर्ग लगा दे, तो वो अपने ही अर्थ के विलोम यानी कि विपरीतार्थक के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये कुछ शब्द उन्हीं में से हैं। आगे जैसे हम देखते हैं, एक शब्द होता है आसक्त। अब इसके साथ भी हम अन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, अनासक्त। आसक्त है, उसके साथ अन जोड़ दिया तो न कौन सा, जिसके नीचे हलंत है, जो स्वर रहित है। आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आप इनको साथ साथ नोट कीजिए, उनको अपने साथ साथ देखिए, ताकि आपके एचसीएस के एग्जाम्स के लिए ये आपको हेल्पफुल रहे, बिल्कुल अच्छे से आप इनको कर पाए। अब जैसे पहले भी बात हुई थी, ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स रहेंगे, और ये टॉपिक आना ही आना है। प्रीवियस पेपर देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला आगे देखते हैं, कौन कौन से शब्द हैं। अब एक सिंपल सा वर्ड लेते हैं, सरल। अब सरल का विलोम क्या होगा, सरल का मतलब ही क्या हो गया, आसान। अब आसान है तो मुश्किल, अब शब्द है आसान तो उसका विलोम क्या होगा, मुश्किल। लेकिन अगर हम बात करें सरल तो वो क्या होगा, कठिन। देखिए विलोम शब्द के अंदर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो क्या रहेगी, जो शब्द पूछा गया है, हमारा जो उत्तर है, आंसर है, वो उसके आधार पर उसी तरह ही हमें प्रयोग करना है। जैसे हम कहें धरती, जमीन, आसमान, आकाश, ये सारे वर्ड एक ही हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर हम इनकी विलोम में बात करेंगे तो इनके जो शब्द हैं वो एक के साथ फिक्स हैं। ये नहीं है हम धरती का आसमान लिख दें, धरा है तो उसका आसमान लिख दें, मीनिंग वही होते हैं लेकिन वर्ड फिक्स होते हैं पहले से ही। जैसे कि हम देखते हैं धरती, धरा, अवनी, जमीन। अब ये चार शब्द हैं, चारों का मीनिंग एक ही है, लेकिन चारों का विलोम एक ही हो ये जरूरी नहीं है।
चारों का जो विलोम है वो हर किसी का अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें धरती का क्या होता है, धरती का क्या कहेंगे, आकाश। धरती है तो विलोम क्या बन जाता है, आकाश। अब जमीन है, जमीन के लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं, आसमान। हम कहते हैं ना जमीन आसमान का अंतर है, तो जमीन जहां होगी उसका विलोम आसमान ही होगा। हम जमीन के साथ आकाश वर्ड नहीं जोड़ सकते, वो हमारा अशुद्ध शब्द रहेगा। जमीन, आसमान। अवनी है तो अवनी के साथ हमेशा अंबर जुड़ता है, अवनी, अंबर। धरा, गगन, धरा, गगन। अब ये एक दूसरे के विलोम हैं, यानी कि पर्यायवाची हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन जब हम विलोम की बात करेंगे तो वो जो वैसा वर्ड है वो उसके साथ ऑलरेडी फिक्स रहेगा। अब जैसे हम कहें शक्त, अब एक वर्ड है शक्त। शक्त का अर्थ क्या होता है, जिसके अंदर शक्ति हो। जैसे हम कहते हैं ना शक्त, अब शक्त का अर्थ क्या होगा, शक्ति से भरा हुआ। अगर इसको हमें विलोम बनाना है तो क्या कह देंगे, अशक्त, ए जोड़ देंगे इसके अंदर, अशक्त। तो भी ये एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं, विपरीत के अंदर जुड़ जाते हैं। अब अगर हम कहें सुधा, हमारा अगला शब्द रहेगा सुधा, या हम कहें अमृत। अब सुधा का अर्थ क्या होता है ध्यान, सुधा का अर्थ क्या होगा, अमृत। अमृत और सुधा दोनों का एक ही अर्थ है। लेकिन अगर अमृत का विलोम पूछा जाता है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अमृत के आगे साथ हम विष जोड़ते हैं। लेकिन कभी भी सुधा के साथ विष का वर्ड यूज नहीं किया जाता। सुधा के साथ हमेशा गर्ल, एक तो गर्ल जो इंग्लिश में वर्ड है, लेकिन यहाँ कौन सा वर्ड यूज करेंगे, गर्ल का अर्थ यहाँ पर जहर है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे जैसे लोकल लैंग्वेज में भी बोला जाता है, सांप ने अपनी गरल छोड़ दी, यानी कि उसका, हम हरियाणवी बोलते हैं या कोई और जैसे लोकल भाषा में बोलते हैं, बोली में बोलते हैं, तो हम इसकी जगह लेग की जगह अलग वर्ड यूज कर देते हैं जो रिटर्न में यूज नहीं होता। तो वो गर्ल जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, जहर के लिए। तो सुधा होगा तो गरल होगा, अमृत होगा तो वो विष ही होगा। अब एक शब्द लीजिए संधि। संधि का विलोम क्या होगा, संधि का अर्थ क्या है, मेल, जोड़ना। संधि का विलोम लिखते समय हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, हम विच्छेद लिख देते हैं, लेकिन वो तो टॉपिक है। संधि, संधि मतलब जोड़ना, लेकिन संधि का विच्छेद करते हैं, उसको अलग करना, लेकिन वो यहाँ पर यूज नहीं होगा, वो विलोम शब्द के अंदर शामिल नहीं होता। संधि का क्या होगा वो भी देखेंगे, और समास का क्या होगा वो भी देखते हैं। अब संधि का, संधि मतलब क्या, मेल, और विग्रह का अर्थ क्या होता है, तोड़ना, अलग करना। संधि का जो विलोम है वो होता है विग्रह है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी हल्की सी कंफ्यूजन होती है, क्या, हम समास का तो विग्रह करते हैं और संधि का विच्छेद करते हैं जब हम टॉपिक समझते हैं, लेकिन यहाँ पर जब विलोम शब्दों की बात करेंगे तो संधि का समास कभी भी विलोम नहीं होता। संधि मतलब जोड़ना और विग्रह मतलब तोड़ना, उसको अलग अलग कर देना। समास, समास का अर्थ क्या है, जोड़ना, इसका विलोम क्या होगा, व्यास। समास का वैसे अर्थ क्या होता है, संक्षेप, संक्षेप यानी कि छोटा कर देना किसी चीज को, और व्यास, व्यास का अर्थ होता है फैला देना। समास का विलोम क्या होगा, व्यास। इसी से समास से ही जुड़ता हुआ अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप में। संक्षेप मतलब क्या, किसी चीज को छोटा करने की जो प्रक्रिया है उसको हम समास कहेंगे, वही हमारा संक्षेप है। अगर संक्षेप का विलोम पूछा जाता है तो क्या होता है, विस्तृत। विस्तृत मतलब फैला हुआ, विस्तृत का अर्थ क्या हो जाएगा, फैला हुआ। अगर हम बात करें संक्षिप्त, अगर हम कहें भाई इस चीज का संक्षिप्त विवरण दीजिए तो क्या बन जाएगा, तो भी हम विस्तृत बोलेंगे, क्योंकि संक्षिप्त और संक्षिप्त दोनों का अर्थ एक ही है। विस्तृत कह सकते हैं, विस्तृत कह सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही रहेगा। तो ये वो शब्द हैं, यानी कि संधि। लगता है जैसे कोई संधि का पूछता है तो संधि का विलोम समास है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जुड़ता। संधि का व्यास रहेगा, सॉरी, समास का व्यास
और संधि का अर्थ क्या हो जाता है, विग्रह। ये इनके विलोम शब्द होंगे, यानी कि विपरीतार्थक शब्द होंगे, जिनका हमें ध्यान से समझना है। साथ साथ आप नोट करते जाइए ताकि कोई दिक्कत हमें ना हो। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, अगले जो हमारे शब्द हैं, जैसे हम बात करें, अब एक शब्द लेते हैं अंधकार। अंधकार का क्या होगा, अंधकार मतलब अंधेरा, तो इसका क्या प्रकाश होगा या उजाला होगा, प्रकाश। अंधकार, वैसे उजाला का अर्थ भी क्या होता है, रोशनी ही होती है, लेकिन अंधकार वर्ड है तो उसके साथ क्या जुड़ता है, प्रकाश जुड़ता है। अगर हम बात करें तम मैंने भी अंधेरा होता है, तो उजाला, प्रकाश का अर्थ भी उजाला है और अंधकार का अर्थ भी क्या है, तम है, लेकिन दोनों के साथ जो हम शब्द यूज करते हैं वो दोनों अलग अलग रहेंगे। अब जैसे हम बात करें मोक्ष, मोक्ष का विलोम क्या होगा। अब हम कहते हैं हे भगवान हमें मोक्ष देना, तो मोक्ष का मतलब क्या, हमें फ्री कर देना, भाई हमें जो बंधन है, जीवन का बंधन है, उससे मुक्त कर देना। तो मोक्ष का अर्थ क्या होता है, फ्री होना, और मोक्ष का जो विलोम होगा वो होता है बंधन। भाई हम कहते हैं ना, विलोम शब्द के लिए हम इस तरह से भी वर्डिंग, यानी कि एक सेंटेंस की तरह इसको यूज करके देख सकते हैं। एक सेंटेंस बना लीजिए, जैसे हम कहते हैं ना, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे बंधन में नहीं रहना, तो यानी कि बंधन का विलोम क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष से बंधन, तो ये भी इसका विलोम होगा। अब एक शब्द है नैसर्गिक, नैसर्गिक। अब ये वर्ड क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, यानी कि ग के साथ छोटी की मात्रा है और उसके साथ आधार है। नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल, प्राकृतिक। आप नैसर्गिक कहें या प्राकृतिक कहें, दोनों का अर्थ एक ही होगा। तो प्राकृतिक का विलोम क्या होता है, प्राकृतिक शब्द है उसका विलोम हम क्या लिखेंगे, कृत्रिम, है ना। एक तो जैसे नेचुरल है, एक ह्यूमन मेड कह सकते हैं, मैन मेड कह सकते हैं, तो यानी कि कृत्रिम, इसका विलोम क्या हो जाता है, नैसर्गिक, यानी कि प्राकृतिक भी कह सकते हो आप इसको, या हम इसको कृत्रिम कहें, नैसर्गिक कहें, दोनों का अर्थ एक ही होगा। प्राकृतिक कहें, नैसर्गिक कहें, दोनों का जो आंसर है वो क्या हो जाता है, कृत्रिम हो जाता है। अब जैसे हम बात करें थोक, या हम कहें ब्रह्म, योगी, सन्यासी। अब थोक, थोक का अर्थ क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना, भाई हम ये सामान थोक से खरीदते हैं, यानी कि जिसको होलसेलर बोल देते हैं। होलसेलर का अगर हम विलोम शब्द देखें तो रिटेलर होता है, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको फुटकर या परचून कहेंगे। तो थोक का जो विलोम है वो क्या होता है, फुटकर या परचून। फुटकर होता है या परचून होता है। अब ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ क्या होगा, ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा मतलब क्या, ईश्वर की बात हो रही है। ब्रह्म, ब्रह्म कौन होता है, जैसे कई बार हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो हमारे कबीरदास थे वो कौन सी काव्य धारा के कवि थे, सगुण थे कि निर्गुण काव्य धारा से जुड़े हुए थे। तो जो कबीरदास हैं वो निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। निर्गुण का अर्थ क्या होता है, जो किसी, कहते हैं ना, एक छवि, जो हम कहते हैं राम है, श्री कृष्ण है, उनमें बिलीव नहीं करते, वो मूर्ति पूजा में, यानी कि वो किसी करेक्टर से नहीं जुड़े हुए, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन ऐसा ईश्वर, ऐसा भगवान जो दिखता नहीं है, जो ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ ही क्या होता है, जो ना सुनाई दे ना जो दिखाई दे, सिर्फ उसको हम महसूस करते हैं एक तरह से। भाई कुछ है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, लेकिन वो कैसा दिखता है उसका किसी को ज्ञान नहीं है, तो वो निर्गुण काव्य धारा होती है। तो उसी के अंदर क्या है, ब्रह्म। हम ब्रह्म की पूजा करते हैं, हम जीव की पूजा, जीव का अर्थ जैसे हम अपने आस्था रखते हैं कि कोई देवी माता के अंदर, कोई श्री कृष्ण के अंदर, कोई राम जी के अंदर, तो ये हमारे किसके अंदर जुड़े हुए हैं, जो सगुण है, जिनकी हमें छवि दिखती है, उनका शरीर हमें पता है इतने लंबे हैं, ये है। लेकिन ब्रह्म का अर्थ क्या होगा, जिसको सिर्फ हम, जिसको कोई भी नहीं देख सकता।
तो ब्रह्म का विलोम क्या हो जाएगा? जीव। योगी, योगी का विलोम क्या होता है? भोगी। योगी का अर्थ क्या होगा? भोगी। सन्यासी, अब सन्यासी का अर्थ क्या होता है? हम कहते हैं मुझे सन्यासी जीवन जीना है, मुझे गृहस्थ जीवन नहीं चाहिए। तो सन्यासी का जो विलोम है तो वो क्या हो जाता है? गृहस्थ। सन्यासी से क्या बन जाता है? गृहस्थ बन जाता है। तो ये इसका विलोम हो जाता है। सन्यासी से विलोम क्या बन जाएगा? गृहस्थ बन जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं अनुन्यायी या अनुयायी। पहले तो ये शब्द देखिए, अनुन्यायी होता है या अनुयायी होता है? कौन सा शब्द ठीक है? हम दो शब्द लिखते हैं, अनुन्यायी या अनुयायी, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है उसके अंदर हाँ जी वर्तनी भी आएगी, तो इन शब्दों को हम साथ साथ थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो कौन सा शब्द ठीक है? अनुन्यायी या अनुयायी? याई। हाँ जी, जो पहले शब्द लिखा है ये रोंग रहेगा, अनुनायी नहीं होता, अनुयायी। और अनुयायी का मतलब क्या होता है? भाई मैं इसका अनुयायी हूँ, यानी कि उसका समर्थन करने वाला। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होता है? विरोधी। इसका जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाता है? विरोधी। तो मैं इसका अनुयायी हूँ यानी कि इसका फॉलोवर हूँ, विरोध यानी कि जो उसके अगेंस्ट है। तो ये शब्द कौन से हो जाते हैं? इनके विलोम शब्द। अब जैसे हम एक शब्द कहते हैं खंडन, खंडन का विलोम क्या होता है? खंडन का मतलब क्या होगा? भाई किसी चीज के विपरीत जाना, उसका विरोध करना। तो खंडन का विलोम क्या होता है वो देखिए। शब्द हम यूज करते हैं खंडन, इसके दो शब्द बन जाते हैं विलोम के अंदर जब हम करते हैं। खंडन से मंडन भी होता है या खंडन का समर्थक भी होता है। मैं आपका बात का समर्थन करता हूं, नहीं मैं इसका विरोध यानी कि खंडन करता हूं। तो इस तरह से भी यानी कि एक ही शब्द के एक सेंटेंस बनाते समय हम एक ही शब्द के विलोम शब्द यूज कर सकते हैं, तो उसी सेंटेंस के वो विपरीत बन जाते हैं। तो खंडन का मंडन भी लिख सकते हैं, खंडन का समर्थन भी लिख सकते हैं। भी मैं इसका समर्थन करता हूं, नहीं मैं इसका खंडन करता हूं। तो ये शब्द क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के विलोम। हाँ जी, अगला शब्द है नूतन या हम कहें प्राचीन। नूतन, नूतन का मतलब क्या होता है? नया। नूतन का अर्थ क्या होगा? नया। उसका विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन। नया, नूतन, पुराना, पुरातन। इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं, नए से नया, पैसे पुराना। तो नूतन और पुरातन। अब बात करें प्राचीन, तो प्राचीन का क्या होगा? प्राचीन का अर्थ भी क्या है? पुराना, ऐतिहासिक जिसको हम बोलते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन का होता है अर्वाचीन। प्राचीन का क्या बन जाता है? अर्वाचीन। अब जैसे हम बात करें भूगोल, भूगोल का अर्थ क्या है? यानी कि भूगोल का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या होता है? या हम कहें क्षम्य। उत्तम, तीन शब्द हैं। भूगोल, भूगोल का अर्थ क्या होता है? जो पृथ्वी का ज्ञानी है, यानी कि पृथ्वी की जो नॉलेज है वो हमें किससे मिलती है? भूगोल से मिलती है। तो पृथ्वी का जो अपोजिट है वो क्या है? आसमान है, आकाश है। तो आसमान की जो नॉलेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री बोलते हैं ना। तो भूगोल का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? खगोल हो जाएगा। तो भूगोल से शब्द क्या बन जाता है? खगोल। भूगोल, खगोल, खगोल शास्त्री जो आसमान नक्षत्र ग्रहों की जानकारी रखते हैं। भूगोल पृथ्वी से संबंधित ज्ञान। क्षम्य, जिसको क्षमा किया जाए, माफ किया जाए। इसके साथ ए जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अक्षम्य, जिसको क्षमा यानी कि माफ ना किया जाए। अब जैसे हम बात करते हैं उत्तम, उत्तम का मतलब क्या होता है? जो बहुत अच्छा है, भाई इसकी क्वालिटी बड़ी बिल्कुल उत्तम है। नहीं, ये तो बिल्कुल अधम है। तो उत्तम का विलोम क्या हो जाता है? अधम। इसके साथ भी हम ए जोड़कर इसको विपरीतार्थक करते हैं, तो उत्तम का विलोम क्या हो जाता है? अधम। तो वो इसका विपरीत हो जाता है। अब हम बात करें, जैसे अगला शब्द हमारा रहेगा शूद्र या हम कहें मुख्य, या हम कहें प्राथमिक।
तो शूद्र, शूद्र का जो विलोम शब्द होगा वो होता है महान। शूद्र के जो विलोम शब्द रहेगा वो क्या होता है? महान। मुख्य, मुख्य का मतलब मेन, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको प्राथमिकता दी जाए, प्राथमिकता का मतलब क्या है? मुख्य शब्द है, तो मुख्य यानी कि मेन रहेगा। प्राइमरी जिसको बोलेंगे तो सेकेंडरी, सेकेंडरी का अर्थ क्या होगा? गौण। तो मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा? गौण। अब प्राथमिक का भी जो अर्थ है वो क्या होगा? या तो उसको हम अप्राथमिक कह सकते हैं या हम उसको गौण ही कहेंगे। तो प्राथमिक का गौण या अप्राथमिक, उसके साथ अ लगा देंगे तो भी वो इसका विलोम बन जाता है। तो प्राथमिक यानी कि गौण, या हम कहें अप्राथमिक तो वो भी इसका यानी कि एक ही शब्द के विलोम बन जाते हैं, अपने ही अर्थ के उल्टे विलोम शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ एक शब्द देखेंगे, परुष। कई बार परुष का विलोम पूछा जाता है और हम उसके आंसर के रूप में स्त्री लिख देते हैं, लेकिन हम यहाँ छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, ये परुष है, पुरुष नहीं है। तो परुष का अर्थ क्या होगा? और इसी से एक शब्द और है, जैसे रजू, रिजू जिसको बोलते हैं, ये भी शब्द है। परुष, परुष का अर्थ क्या होता है? इसका विलोम क्या है वो भी दोनों देखिए। परुष का होता है कोमल। परुष का क्या होता है? कोमल। अब परुष, परुष का अर्थ क्या होता है? कठोर। और पुरुष, पुरुष क्या है? आदमी के लिए यूज किया गया है। स्त्री शब्द किसके लिए यूज किया है? पुरुष का जो विलोम है वो स्त्री है। तो आप इसको याद करने के लिए इस तरह से भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जैसे रिजू का 1 मिनट के बाद देखेंगे। परुष के नीचे ही हम पुरुष लिखते हैं। पुरुष का विलोम क्या होता है? स्त्री। तो आप ये सोचिए, स्त्री क्या है? कोमल है। पुरुष परुष है, यानी कि आदमी कठोर है। तो इस हिसाब से भी हम याद रख सकते हैं भी पुरुष, पुरुष, स्त्री, कोमल, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम बन जाते हैं। तो इस तरह से इनको याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब जैसे हम बात करें रिजु, रिजु का मतलब क्या होता है? इसका जो विलोम है वो क्या होगा? इसका विलोम होता है वक्र। देखिए, वक्र का अर्थ होता है तिरछा, टेढ़ा, तिरछा कहे या टेढ़ा कहे। और रिजु का मतलब होता है सरल। रिजु, रिजु का अर्थ क्या होता है? सरल, सीधा। और वक्र का अर्थ होता है तिरछा, टेढ़ा। जैसे हम हिंदी में कई बार अलंकार करते हैं तो वक्रोक्ति अलंकार आता है। तो वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है? तिरछी, टेढ़ी बातें। जहां किसी बात को समझाने के लिए हम टेढ़ा मतलब ही निकालते हैं तो वो वक्रोक्ति अलंकार है। तो वक्र का अर्थ ही क्या है? टेढ़ा, तिरछा। और रिजु का अर्थ क्या होगा? सरल, सिंपल, साधारण। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे देखेंगे। अब अगला शब्द है जैसे उन्नति, या हम कहें उपकार, आय, वह। बड़े ही सिंपल शब्द है, बचपन से शायद हम पढ़ते भी आ रहे हैं, बिल्कुल आसान सी वर्डिंग रहेगी। उन्नति, उन्नति के साथ क्या जोड़ देंगे? अव, तो क्या बन जाता है? अवनति। उपकार, अपकार। अगर हम कहें उपकार से उपकारित तो उसका विलोम क्या बन जाता है? अपकारित। जैसा शब्द है उसी के हिसाब से उसका विलोम हम लोग यूज करते हैं। तो उपकार का क्या बन जाता है? अपकार। और उपकारित का क्या बन जाता है? अपकारित। या जैसे हम कहें आय, आय का अर्थ क्या होता है? इनकम, व्यय यानी कि जो हम खर्च करते हैं, आय, व्यय, ये भी इसके विलोम रहेंगे। अब जैसे हम कहें अनुराग, जैसे अनुराग, तो अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग। अनुराग, अनुराग यानी कि प्रेम, विराग यानी कि वियोग के लिए वर्ड यूज किया जाता है। अनुरक्त, अगर हम इसी से शब्द बनाए अनुरक्त, अनुराग से ही शब्द बना है अनुरक्त, तो इसके साथ क्या जोड़ देंगे? विरक्त। इन दोनों शब्दों का एक ही मीनिंग है, इन दोनों शब्दों का एक ही मीनिंग है। अनुराग, विराग, अनुरक्त, तो क्या बन जाएगा? विरक्त बन जाता है। या जैसे हम कहें, अगला शब्द लेकर चलते हैं, तो ये शब्द कौन से हैं? यानी कि जो एक दूसरे के विलोम है, विपरीतार्थक शब्द हमारे चल रहे हैं, हम उनको यूज कर रहे हैं। आगे शब्द देखते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं आसक्त,
तो आसक्त शब्द के साथ हमने क्या लगाया कि जैसे ये विपरीत बन जाए, आसक्त का क्या बन जाएगा, अनासक्त। इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, अन जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाता है, आसक्त से अनासक्त। या जैसे हम कहें, अब एक हमारा शब्द रहता है, आगे देखिए एक बार, अब जैसे अगर हम शब्द की बात करें, आविर्भाव, अगला हमारा शब्द रहेगा आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ क्या होगा, और आविर्भाव का विलोम क्या बन जाता है, तिरोभाव। इसका अर्थ क्या है, अंधकार और प्रकाश, यानी कि प्रकाश ज्योति, इसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। या जैसे हम कहते हैं, हमारा अगला शब्द क्या रहता है, अल्पायु, तो क्या बन जाता है, दीर्घायु। अल्प का अर्थ क्या होगा, थोड़ा, और दीर्घ का अर्थ होता है ज्यादा। या जैसे हम बात करें नश्वर, अजर, अमर, अब ये शब्द है नश्वर। नश्वर का अर्थ क्या होता है, जिसको नष्ट किया जाए। या एक शब्द होता है शाश्वत, नश्वर का जो विलोम होता है वो होता है शाश्वत। या हम कह सकते हैं चिरंतन, कई बार चिरंतन वर्ड से पूछा जाता है, चिरंतन का विलोम क्या है, तो चिरंतन, ये जैसे हम कहते हैं ना आशीर्वाद देते समय, चिरंजीवी भव, तो यानी कि लंबी आयु प्राप्त करने वाला। तो चिरंतन और शाश्वत, जो हमेशा चले, जो नष्ट ना हो, और नश्वर, जो नष्ट हो जाए। या जैसे हम कहते हैं क्षणभंगुर, या हम कहते हैं क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का अर्थ भी क्या होता है, नश्वर, जो एक क्षण के लिए हो, यानी कि एक क्षण में नष्ट हो जाए, उसको भी हम क्या कहते हैं, नश्वर कहें या क्षणभंगुर कहें। इसका भी अर्थ क्या होगा, इसके लिए भी हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, शाश्वत। इसके लिए भी हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, शाश्वत। और नश्वर के लिए भी हम शाश्वत यानी कि चिरंतन वर्ड का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं अजर और अमर की। पहले तो इन शब्दों का अर्थ क्या है वो देखेंगे। कई बार हमें यही नहीं पता होता ये शब्द है क्या, इनका मीनिंग क्या है। अब जर, जर का अर्थ होता है बूढ़ा। हम कहते हैं ना भाई, कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी, तो जर का अर्थ क्या है, बूढ़ा, पुराना। और अ जुड़ते ही वो क्या हो जाता है, विलोम। तो अजर का जो विलोम है वो क्या होता है, जर, जर, अजर। अब हम बात करते हैं अमर। तो अमर किसको कहते हैं, जो कभी ना मरे। अब इसका विलोम मर नहीं हो सकता, मर, अमर, तो ये तो कोई बात नहीं होती, यानी कि ये शब्द एक दूसरे के विलोम नहीं माने जाते। तो अमर का जो विलोम है वो होता है मृत्य, मैं रीत्य, मृत्य, यानी कि जो मर जाए वो मृत्य, और जो कभी ना मरे उसको हम क्या कहते हैं, अमर। तो वो किसके अंदर शामिल कर देंगे, अजर, अमर। अजर हम कहते हैं ना, ईश्वर अजर अमर है, ना मरते हैं ना कभी बूढ़े होते हैं। तो अजर जो पुराना यानी कि बूढ़ा, और अमर जो कभी ना मरे, नश्वर। तो एक हम बात करते हैं जैसे उपजाऊ। उपजाऊ का अर्थ क्या होता है, बंजर। उपजाऊ का अर्थ क्या हो जाता है, बंजर। अब हम बात करें जैसे, एक होता है हास, एक होता है हराश। एक जैसे हम बात करें हर्ष, हास, हास का अर्थ होता है हंसना। हंसना होगा तो उसका विलोम क्या बनता है, रोना, हंसना, रोना। लेकिन अगर हम बात करें हास, हास का विलोम बनता है रुदन। रोना से ही शब्द क्या बना है, रुदन। ह्रास, ह्रास का अर्थ क्या होता है, पतन। उनका ह्रास हो गया यानी कि पतन हो गया, विनाश हो गया। तो पतन और विनाश का जो विलोम है वो क्या बन जाएगा, निर्माण। ह्रास का विलोम जो है वो क्या बन जाता है, निर्माण, यानी कि इसका ह्रास नहीं हुआ है, इसका तो निर्माण हुआ है। तो ये दोनों शब्द भी एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विलोम शब्द बन जाते हैं। या जैसे हम बात करें हर्ष, हंसना, रोना। तो हर्ष मतलब क्या होती है, खुशी, प्रसन्नता। तो प्रसन्ना है, प्रसन्नता है तो अप्रसन्नता, वो उसका विलोम हो जाएगा। लेकिन अगर हम हर्ष की बात करें तो इसका जो विलोम होता है वो विषाद होता है। दुख नहीं कह सकते, हर्ष का जो विलोम है वो शोक भी नहीं कह सकते, क्या बनेगा, हर्ष का विषाद।
रीजन क्या है, ये वर्ड क्यों यूज होता है वो भी देखिए। अब हम कहते हैं हर्ष, हर्ष का मतलब क्या हो, खुशी। लेकिन ये कौन सी खुशी की बात हो रही है, अंदरूनी, जो हम अंदर से महसूस करते हैं। शोक, एक वर्ड होता है शोक। शोक तो क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कोई गुजर जाता है तो हम शोक सभा रखते हैं उनके घर वाले। तो शोक क्या होता है, जब कई सारे आदमी मिलकर उस एक चीज को मतलब उसी टाइम शुरू करें, यानी कि उसके बारे में बात करते हैं। तो शोक होता है जो ज्यादा लोग करते हैं, जो बाहरी रूप से होता है। लेकिन जो विषाद होता है वो अंदरूनी होता है, अंत जैसे अंदर का। अब इसी से शब्द जुड़ जाता है अंतरंग, या हम कहते हैं अंतर्द्वंद। अंत है द्वंद, अंतरंग, अंत का होता है बही। अब इसी से शब्द एक जोड़ देते हैं, जैसे हम बात करें अंत, अंत का मतलब क्या होता है, आखिरकार। हम कहते हैं ना अंततः है, जैसे बोलते हैं तो आखिर है। अगर हम बात करें अंत, अतः जैसे बोल देते हैं अंत है, ये एक शब्द हो गया और ये दूसरा शब्द हो गया, दोनों के मीनिंग अलग अलग बन जाते हैं, विसर्ग जुड़ते ही मीनिंग अलग हो जाता है। हाँ जी अरविंद चौधरी जी, आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, कमेंट करिए, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाई आपको क्या डाउट है वो देखिए। हाँ जी अंतरंग, हाँ जी सर, अंतरंग का मतलब क्या होता है, अंदर का। अंत का जहां यूज होगा वहां उसका अर्थ बन जाता है बही। तो अंत है मतलब अंदर का, बही यानी कि बाहर का। अंतरंग का अर्थ क्या होगा, अंदर का रंग यानी कि बहिरंग, बाहर का। अंतद्वंद है तो बहिर्द्वंद, अंतद्वंद है तो हम बहिर्द्वंद की बात करते हैं, क्योंकि अंत का अर्थ ही क्या है, अंदर का। बही का अर्थ क्या हो जाता है, बाहर का। हाँ जी अगला शब्द हमारा रहता है, जैसे हम कहते हैं आर्य, या हम कहें सामिश। आर्य, आर्य का अर्थ क्या होगा, यानी कि आर्य जाति से भी हम कहते हैं हम आर्य लोग हैं। तो आर्य के साथ अगर हम अ जोड़ दें, अनार्य कर दें, तो वो भी एक दूसरे का विलोम बन जाता है, यानी कि आर्य अनार्य, अ जुड़ते ही ये एक दूसरे के विलोम बन जाते हैं। सामिश, सामिश बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, एचसीएस के एग्जाम के आप प्रीवियस पेपर देखिए, सामिश बहुत बार यूज किया गया है, विलोम शब्द के रूप में भी और वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब इसका अर्थ क्या है, जैसे हम भोजन करते हैं, दो प्रकार के भोजन बताए गए हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। उन्हीं शब्दों से ये शब्द बने हैं, शाकाहारी और मांसाहारी से। तो शाकाहारी कौन होता है, जो साग सब्जी खाता है, उस व्यक्ति के लिए हम ये शब्द यूज करते हैं। एक हो गया मांसाहारी, तो मांसाहारी का अर्थ क्या होगा, वह व्यक्ति जो मांस खाता है, यानी कि जो साग सब्जी के साथ मांस वगैरह का भी भक्षण करता है। लेकिन अब वो तो खाने वाला हो गया, लेकिन उस भोजन को क्या कहेंगे, जो मांस से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं सामिश और निरामिष। सामिश का अर्थ होता है मांसाहारी, शामिश का मतलब क्या होता है, मांसाहारी, इनकी भोजन, मांसाहारी व्यक्ति के लिए बात नहीं हो रही, मांसाहारी भोजन, ऐसा भोजन है जिसके अंदर मांस वगैरह हो। निरामिष, निर और आमिष, निर मतलब नहीं, जिस भोजन के अंदर मांस मच्छी नहीं है, यानी कि जो साग सब्जी से बना हुआ है, पत्तों से बना हुआ, हर्ब्स वगैरह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, निरामिष, यानी कि वो कैसा कैसा भोजन हो जाएगा, शाकाहारी भोजन, यानी कि शाकाहारी लोगों के लिए वो भोजन। तो सामिष का विलोम क्या माना जाता है, निरामिष, ये एक दूसरे के विलोम में माने जाते हैं। अब जैसे हम बात करें वृद्धि, वृद्धि का भी विलोम क्या होगा, वृद्धि मतलब क्या, प्रोग्रेस है, तो इसका विलोम क्या होता है, पतन। वृद्धि का ध्वंस भी हो सकता है या उसका पतन भी हो सकता है।
वृद्धि, ध्वंस, या हम कह सकते हैं पतन। तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, विलोम शब्द होंगे। तो आप इनको नोट कीजिए साथ के साथ। कोई डाउट है, कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। तो एचसीएस के एग्जाम के लिए जो शब्द हम कर रहे हैं, या विलोम शब्द वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप इसको साथ साथ नोट करिए, फिर आगे और शब्द हमें यूज करते हैं, देखते हैं। अब आगे शब्द हम जैसे बात करते हैं, सूक्ष्म, लघु, सूक्ष्म, लघु, या हम कहते हैं ह्रस्व, ह के साथ र, जैसे हम बोलते हैं हर्ष स्वर, वो वाले शब्द। सूक्ष्म, सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है, छोटा। छोटा वर्ड लिखा है तो छोटे से का हम क्या कहते हैं, बड़ा। लेकिन सूक्ष्म है तो हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म है तो हम क्या कहेंगे, स्थूल। सामिश, हाँ जी बिल्कुल सही है। सामिश की जो वर्तनी है, सामिश, सामिश का अर्थ क्या है, मांसाहारी भोजन। और निरामिष इसका विलोम रहेगा, और बिल्कुल सही वर्तनी है, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है। सामिश और निरामिष बिल्कुल सही वर्ड है, बगैर किसी मिस्टेक के। चलिए अब ये शब्द देखते हैं, सूक्ष्म। सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है, छोटा। सूक्ष्म का बन जाता है स्थूल। स्थूल का अर्थ क्या होता है, बड़ा। तो सूक्ष्म, स्थूल। अब एक शब्द होता है लघु। लघु का भी मतलब क्या है, छोटा। तो लघु का विलोम क्या होता है, गुरु। अब गुरु के दो अर्थ होते हैं, गुरु यानी कि शिक्षक, और गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, गुरुत्वाकर्षण जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से भी। तो गुरु का लघु भी बनता है, यानी कि लघु से हम गुरु शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब यानी कि जो छोटा होता है। दीर्घ यानी कि बड़ा। इस तरह से हम देखें, ये 6 के 6 शब्द जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तीनों का अर्थ, तीन का क्या है, छोटा, तीन का अर्थ क्या है, बड़ा। लेकिन जब इनकी बात होगी विलोम शब्द के रूप में, तो इनके उत्तर जो हैं, इनके जो आंसर्स हैं, वो इन्हीं के साथ इसी प्रकार से हमें प्रयोग करने हैं। हम एक दूसरे के साथ उनके जो उत्तर हैं वो यूज नहीं कर सकते, वो इसी के साथ जुड़ते रहेंगे। अब हम जैसे बात करें, अब हम अगला शब्द जैसे देखते हैं, हम बात करें जैसे मोक्ष। मोक्ष का क्या होगा, बंधन। ये थोड़ी देर पहले जैसे हमने एक शब्द भी लिखा था, मोक्ष में। मोक्ष क्या होता है, किसी चीज से जुड़ा हुआ बंधन। बंधन का अर्थ क्या हो जाएगा, बंधन में जुड़ना। और मोक्ष का अर्थ क्या होता है, फ्री, यानी कि उससे जुड़ा कर अलग होना। जैसे हम बात करें निर्मल। निर्मल का अर्थ क्या होता है, पवित्र, साफ सुथरा। तो इसका विलोम क्या बन जाएगा, निर्मल का विलोम क्या होगा, जैसे स्वच्छ है तो अस्वच्छ बन जाता है, लेकिन निर्मल है तो उसका क्या होता है, मलिन। निर्मल, साफ सुथरा, मलिन, जो मैल से भरा हो, उसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम बात करें, जहां पहुंचना कठिन हो। कई बार क्वेश्चन आता है, जहां पहुंचना कठिन हो या जहां आसानी से पहुंचा जाए, ऐसे शब्द कौन से होते हैं। भाई ऐसी जगह है जहां पहुंचना बहुत ही कठिन हो, या ऐसी चीज जिसको प्राप्त करना आसान हो, तो वो शब्द कौन से होते हैं, उनके लिए कौन से शब्द हम यूज करते हैं, वो देखिए। अब एक शब्द होता है सुलभ, या जिसको हम कई बार कहते हैं सुप्राप्य। जिसको प्राप्त आसानी से किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सुप्राप्य। लेकिन वो शब्द सुप्राप्य नहीं होगा। सुप्राप्य का अर्थ क्या होता है, जिसको आसानी से प्राप्त कर लिया गया हो, उसको सुप्राप्य बोलते हैं। लेकिन सुलभ का अर्थ क्या है, लब मतलब प्राप्त करना। जिसको प्राप्त करना आसान है, सुलभ। और जिसको कठिनाई से प्राप्त किया जाए तो उसके साथ दुर, क्योंकि कठिन का जहां वर्ड कठिन आ जाए ना, उसके साथ हमें क्या जोड़ना है, दुर। तो वो क्या हो जाता है, उससे कठिन, यानी कि विलोम बन जाता है। सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ। हम कहते हैं ना, मानव जीवन जो है बड़ा दुर्लभ है,
यानी कि बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो दुर्लभ का अर्थ ही क्या होता है? कठिन। दुर जहां जुड़ जाएगा उसका अर्थ कठिन होता है। सु का अर्थ क्या होता है? आसान, सरल। तो सुलभ, दुर्लभ, इस हिसाब से भी ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। एक हम कहते हैं जहां पहुंचना कठिन हो या जहां आसानी से पहुंचा जाए। जैसे हम कहते हैं सुगम, भाई ये जो रास्ता है वो बड़ा ही सुगम था, आसान था। तो सुगम जहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसका विलोम क्या होगा? जहां कठिनाई से पहुंचा जाए उस जगह को हम क्या कहते हैं? दुर्गम। भाई वो जो जंगल का रास्ता है बड़ा ही दुर्गम है। दुर्गम का विलोम क्या हो जाता है? जहां पहुंचना कठिन हो। अगर हम बात करें अगम, ए जुड़ गया तो जहां ना पहुंचा जा सके, तो वो शब्द क्या बन जाता है? जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? अगम शब्द यूज करते हैं। या जैसे हम कहें ज्ञानी, अब हम अगला शब्द लेते हैं जैसे ज्ञानी। अब ज्ञानी है तो ज्ञानी का विलोम क्या होगा? मूर्ख। जैसे हमने बात की थी अज्ञ और विज्ञ। विज्ञ का अर्थ क्या होता है? जैसे हम बात करें विज्ञ, विज्ञ का मतलब क्या है? ज्ञानी। यानी कि ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मूर्ख के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? अज्ञ। अज्ञ मतलब मूर्ख और विज्ञ यानी कि ज्ञानी। तो इस हिसाब से ये दोनों शब्द हैं, ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द माने जाते हैं। तो आगे हम जैसे बात करें ज्येष्ठ या हम कहें अग्रज, ज्येष्ठ कहें या अग्रज। ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा। और अग्रज का भी क्या होता है? अगर, अगर मतलब आगे, जय मतलब जन्मा, जो आपसे आगे यानी कि पहले पैदा हुआ है वो आपका अग्रज है। यानी कि अग्रज जो शब्द है वो बड़े भाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्येष्ठ का अर्थ भी क्या है? जो आपसे बड़ा है उसके लिए। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ। कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, हम ज्येष्ठ का वरिष्ठ लिख देते हैं। ज्येष्ठ और वरिष्ठ दोनों का मीनिंग एक ही है। वरिष्ठ चाहे आपसे उम्र में ज्यादा बड़ा हो या ओहदे में, तो वो हमारे वरिष्ठ हैं। जैसे हम बोलते हैं ना वरिष्ठ नागरिक, तो वरिष्ठ का अर्थ क्या है? नागरिक से यहाँ जोड़ दिया जाए तो वरिष्ठ नागरिक जो हमसे आयु में बड़े हैं। लेकिन वरिष्ठ नेता की जैसे हम बात करें, चाहे वो उम्र में छोटे हैं लेकिन वो ओहदे में हमसे बड़े हैं। तो वरिष्ठ जो हमसे बड़े हैं, ज्येष्ठ जो आयु में बड़ा है सिर्फ, अग्रज जो बड़ा भाई जो आपसे पहले जन्मा है, और अनु, अनु मतलब होता है पीछे यानी कि बाद में। तो अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज। अग्रज अनुज, अनु यानी कि बाद में, पीछे। ये भाई के लिए यूज होगा, बहन के लिए ये शब्द यूज नहीं होते। इसी तरह एक शब्द होता है सहोदर। अब अग्रज बड़ा भाई, अगर बड़ी बहन है तो उसको क्या बोलते हैं? अग्रजा। ये आपको तब काम आएगा जब हम हमारे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र करेंगे, यानी कि जब हम लेटर और एप्लीकेशन वगैरह लिखने सीखेंगे तो वहां अगर हम कहते हैं ना छोटे भाई को पत्र लिखें, तो छोटे भाई को पत्र लिखना है तो वहां हम नीचे ये नहीं लिखते आपका बड़ा भाई या आपकी छोटी बहन, इस तरह की वर्डिंग नहीं यूज होती। वहां पर अग्रज और अनुज का प्रयोग ही हम लोग करते हैं। तो अग्रज बड़ा भाई, अग्रजा यानी कि आ की मात्रा लगाते ही वो बड़ी बहन बन जाएगी। अनुजा, अनुजा का अर्थ क्या होता है? छोटी बहन। तो इसी हिसाब से अग्रजा, अनुजा। अब हम जैसे बात करें सहोदर, सहोदर का विलोम क्या है और सहोदर का अर्थ क्या है? आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा भी होगा। एक ही पेट से जन्म लेने वाले यानी कि एक ही माँ की संतान, उसको क्या बोलते हैं? सहोदर। क्योंकि उदर का अर्थ क्या है? पेट। और सह मतलब एक ही साथ में, जो एक ही माँ के पेट से जन्म लेते हैं, यानी कि जिसको हम सगा भाई बोलते हैं। ये भी भाई के लिए वर्ड यूज है, बहन के लिए शब्द का प्रयोग नहीं होता। सहोदर, सगा भाई। और हम बात करें सहोदरा, तो वो बड़ी बहन होती है। सहोदर, सहोदरा। तो अन्य, सहोदर का विलोम क्या होता है? अन्योदर। सहोदर का विलोम क्या होता है? अन्योदर। अन्योदर का मतलब क्या है? दूसरी माँ से जन्म लेने वाला। जैसे हम हमारे बोलते हैं ना हमारे कजन, इस हिसाब से। तो यानी कि जो हमारे चाचा ताऊ या किसी के भी बच्चे हैं जिनको हम क्या बोलेंगे? कजन्स बोलते हैं, वो क्या है? अन्योदर, जो दूसरी माँ से जन्म लेते हैं लेकिन है हमारे भाई ही। उसी तरह सहोदरा बड़ी बहन के लिए यानी कि सगी बहन के लिए यूज करेंगे। अन्योदरा दूसरी बहन के लिए यूज करते हैं। तो सहोदरा, अन्योदरा, ये भी शब्द एक दूसरे के विलोम है, विपरीतार्थक माने जाते हैं। अब जैसे हम बात करें, 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 अब जैसे
कृपण, एक शब्द है कृपण। कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस। कृपण का मीनिंग क्या है? कंजूस। और कंजूस का विलोम क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा वर्ड रहेगा। जो किसी को दान नहीं देता उसी को तो हम कृपण बोलते हैं, भाई ये आदमी बड़ा ही कंजूस है। लेकिन उसका विपरीत जो शब्द होगा वो क्या होता है? दानी। तो कृपण का जो विलोम है वो क्या बन जाता है? दानी। कृपण यानी कि कंजूस, कंजूस है तो उसका जो विलोम शब्द रहेगा वो किसके अंदर शामिल हो जाता है? दानी के अंदर शामिल हो जाता है। कृपण यानी कि कंजूस, दानी। इस तरह से ये जो शब्द हैं वो किसके हो जाते हैं? एक दूसरे के विलोम यानी कि विपरीतार्थक, या जिसको हम कहते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द, जो अपने ही अर्थ का विपरीत अर्थ देते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम विपरीतार्थक शब्द। ये जो हमने कुछ शब्द लिखे हैं ये उनमें से कुछ हैं। बाकी हम आपको प्रैक्टिस के लिए जो अपने नोट्स होंगे वो भी देंगे, यानी कि प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ये उनमें से कुछ एक शब्द थे जो एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं और एचसीएस के एग्जाम के लिए तो मोस्ट ही इंपोर्टेंट है। मैंने पहले भी जैसे हम लोगों ने बोला था भी, आप अपने प्रीवियस पेपर उठाकर देखिए, उसके अंदर भी चाहे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो या विलोम शब्द हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, हर बार एग्जाम के अंदर यूज होते हैं। तो ज्यादा आपको अपनी ग्रोथ करनी है यानी कि एग्जाम की तैयारी करनी है तो एकेडमी के साथ जुड़े रहे। जो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है उन पर कॉन्टेक्ट करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, एकेडमी के साथ जुड़ जाए। तो आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।